हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपके अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिड लाइव न्यूज़ चैनल और मैं फिरोज सिद्दीकी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा कि हम आईपीसी धाराओं की बात कर रहे थे और पहले एपिसोड में आईपीसी की धारा 1 से 5 तक धारा के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आईपीसी का दूसरा अध्याय, जिसमें धारा 6 से 52 तक धाराएँ आती है। दोस्तों, आईपीसी के अध्याय 2 में परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आईपीसी का अध्याय 2, धारा नंबर 6। दोस्तों, इसमें कुछ उपबंधों के बारे में बताया गया है, कब अपराध माना जाएगा और कब अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के नीम की पेड़ की दातून तोड़ लेता है, तो दोस्तों ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब ये कि आईपीसी के अंतर्गत इसे सज़ा नहीं दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, धारा नंबर 8, लिंग की परिभाषा। तो दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आईपीसी अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को एक ही माना गया है। मतलब आईपीसी के अंदर अपराध स्त्रीलिंग द्वारा किया गया हो या पुल्लिंग द्वारा, दोनों के अपराध की श्रेणी का क्रम एक ही माना जाएगा। धारा नंबर 9, वचन की परिभाषा। इस धारा को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक वचन और बहुवचन। दोस्तों, आईपीसी अंतर्गत एक वचन और बहुवचन में कोई फ़र्क नहीं रखा गया है, तो इसी वचन को इसमें परिभाषित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं धारा नंबर 10, स्त्री और पुरुष की परिभाषा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आईपीसी के अंतर्गत स्त्री और पुरुष में कोई फ़र्क नहीं रखा गया है। दोस्तों, इसमें स्त्री का मतलब किसी भी आयु की स्त्री हो सकती है, चाहे वो 5 साल की हो, 18 साल की हो, 30 साल की हो या दोस्तों 50 साल की हो, अन्य किसी भी उम्र की स्त्री हो सकती है। कहने का मतलब है कि स्त्री की आयु कोई भी हो, और इसी प्रकार पुरुष चाहे किसी भी आयु का हो, 8 साल का हो, 20 साल का हो दोस्तों, या 50 साल का हो, पुरुष भी किसी भी आयु का हो, मतलब इसमें दोनों के लिए सजा का प्रावधान एक ही होगा। यही वर्णन इस परिभाषा में किया गया है। धारा नंबर 11, व्यक्ति की परिभाषा। दोस्तों, इसमें व्यक्ति से मतलब कोई आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, या कोई निकाय, कारखाना आदि भी हो सकते हैं। इसी का वर्णन धारा 11 में किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं धारा 12, लोक समुदाय व वर्ग की परिभाषा। तो दोस्तों, धारा 12 में लोक समुदाय व किसी वर्ग की परिभाषा का वर्णन आईपीसी की धारा 12 में किया गया है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों धारा 14 में, सरकार का सेवक। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 14 में सरकार के सेवक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, सरकार का सेवक कौन होगा? जो कि सरकार से तनख्वाह प्राप्त करता है। यही वर्णन धारा 14 में किया गया है। धारा 14 के बाद दोस्तों शुरू करते हैं धारा 17, सरकार की परिभाषा। दोस्तों, आईपीसी धारा 17 में सरकार की परिभाषा का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, सरकार से मतलब यहाँ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही सरकार का वर्णन आईपीसी की इस धारा में किया गया है। धारा 17 के बाद आती है दोस्तों धारा 18, भारत की परिभाषा। आईपीसी की इस धारा में भारत की परिभाषा को वर्णित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, आदि का वर्णन आईपीसी की इस धारा में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 19, न्यायाधीश की परिभाषा। तो दोस्तों, इस धारा में न्यायाधीश की परिभाषा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि न्यायाधीश मतलब जो कि कानून द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसी के वर्णन को इस धारा में वर्णित किया गया है। दोस्तों, शुरू करते हैं धारा 20, न्यायालय की परिभाषा। इस धारा में न्यायालय की परिभाषा वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस धारा को आप ऐसे याद रख सकते हैं, धारा 19 में न्यायाधीश की परिभाषा वर्णन किया गया है और न्यायाधीश कहाँ बैठते हैं? न्यायालय में। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं धारा 21, लोक सेवक की परिभाषा। दोस्तों, आईपीसी की इस धारा में लोक सेवा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लोक सेवक कौन होते हैं? लोक सेवक मतलब लोगों की सेवा करने वाले को ही लोक सेवक कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं
कि लोक सेवकों में न्यायाधीश, सेना के अधिकारी, निर्वाचन संबंधी अधिकारी, लोक स्वास्थ्य अधिकारी, लोक क्षेत्र अधिकारी और लोक सुविधा से जुड़े अधिकारी आदि आते हैं। तो धारा 21 के बाद शुरू करते हैं धारा 22, जंगम संपत्ति की परिभाषा। आईपीसी की इस धारा में जंगम संपत्ति की परिभाषा का वर्णन किया गया है। जंगम संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी संपत्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों इसी वर्णन को इस धारा में वर्णित किया गया है। धारा 24, बेईमानी की परिभाषा। दोस्तों आईपीसी की इस धारा में बेईमानी की परिभाषा का वर्णन किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे दोषपूर्ण लाभ भी कहा जाता है। तो धारा 24 के बाद आती है धारा 25, कपट की परिभाषा। आईपीसी की इस धारा में कपट की परिभाषा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों कपट मतलब जिसमें धोखे के साथ क्षति भी हुई हो, यही वर्णन इस धारा में किया गया है। इसके बाद आती है धारा 29, दस्तावेज की परिभाषा। दोस्तों आईपीसी की यह धारा एक महत्वपूर्ण धारा है। इसमें दस्तावेजों की परिभाषा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों दस्तावेज क्या होते हैं ये तो आप भली भांति जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि दस्तावेजों में पावर ऑफ प्रॉपर्टी, बैंक चेक, सभी सरकारी कागज़ आदि आते हैं। इन सब बातों का ही वर्णन इस धारा में किया गया है। तो शुरू करते हैं धारा 33, कार्यलोप की परिभाषा। आईपीसी की इस धारा में कार्यलोप की परिभाषा वर्णन किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कार्यलोप के बारे में बता दूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसे किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी दी जाती है और वह व्यक्ति उस कार्य को सही जिम्मेदारी से पूरा ना कर पाए, उसे गलत तरीके से पूरा करे, तो इसे ही कार्यलोप कहा जाता है। तो दोस्तों इस धारा को आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी थाने की कोई पुलिस किसी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ती है, तो दोस्तों वह पुलिस उस व्यक्ति से शक के आधार पर केवल पूछताछ कर सकती है। यदि वह पुलिस उस व्यक्ति के साथ मारपीट करती है तो यह गलत होगा, इसे ही कार्यलोप कहा जाएगा। इसी परिभाषा का वर्णन धारा 33 में किया गया है। चलिए शुरू करते हैं धारा 34, सामान्य आशय की परिभाषा। सामान्य आशय मतलब कॉमन इंटेंशन। दोस्तों आईपीसी की इस धारा में सामान्य आशय की परिभाषा का वर्णन किया गया है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति है और वो कोई अपराध करने जा रहा है और उसके साथ साथ उस व्यक्ति के दोस्त या रिश्तेदार भी उस अपराध को करने उसके साथ जा रहे हैं, तो इसे कॉमन इंटेंशन कहा जाता है। इसी का वर्णन धारा 34 में किया गया है। तो धारा 34 के बाद आती है दोस्तों धारा 40, अपराध की परिभाषा। तो दोस्तों आईपीसी की इस धारा में अपराध की परिभाषा को वर्णित किया गया है। दोस्तों अपराध का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं। अपराध मतलब जो कानून और विधि द्वारा मान्य ना हो। इन्हीं सब बातों का वर्णन इस परिभाषा में किया गया है। धारा 41, विशेष विधि। आईपीसी की धारा 41 में विशेष विधि का वर्णन किया गया है। विशेष विधि मतलब स्पेशल लॉ। तो इसे दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, बिजली चोरी से संबंधित कोई मामला है तो उसे विद्युत अधिनियम द्वारा ही सजा दी जाती है, और उसी प्रकार रेलवे संबंधित कोई मामला है तो रेल अधिनियम द्वारा ही उसे सजा दी जाती है। इसमें आईपीसी के अंतर्गत सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इसे ही विशेष विधि का वर्णन कहा जाता है और यही वर्णन इस विधि में किया गया है। तो दोस्तों धारा 41 के बाद आती है धारा 45, जीवन यानी कि लाइफ। आईपीसी की इस धारा में व्यक्ति के जीवन की परिभाषा को दर्शाया गया है। इसमें व्यक्ति के लाइफ से संबंधित अधिकारों की बात की गई है। तो धारा 45 के बाद आती है धारा 46, मृत्यु यानी कि डेथ। आईपीसी की इस धारा में मृत्यु यानी मौत की परिभाषा को दर्शाया गया है। धारा 49, वर्ष व मास। दोस्तों आईपीसी की इस धारा में वर्ष यानी साल और मास यानी महीनों की परिभाषा को बताया गया है। दोस्तों आईपीसी अंतर्गत साल हो या महीने हो या तारीख हो, ये सभी ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार ही यूज़ की जाती है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। धारा 49 के बाद आती है दोस्तों धारा 51, शपथ। धारा 51 में शपथ की परिभाषा को
परिभाषित किया गया है। दोस्तों आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सामान्य तौर पर आपको पता ही होगा, अदालत में जब किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है, तो चाहे वो अपराधी के तौर पर पेश किया जाए या गवाही के तौर पर या अन्य किसी भी तौर पर, तो उसमें कुरान शरीफ या गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाई जाती थी। वो कसम आपको पता ही है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज कुरान शरीफ या गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खिलवाई जाती, बल्कि एक शपथ पत्र भरवाया जाता है जिस पर पेशी के दौरान उपस्थित हुए व्यक्ति के दस्तखत करवा लिए जाते हैं। इसी परिभाषा को धारा 51 में परिभाषित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं धारा 52 सद्भावना की परिभाषा। आईपीसी की इस धारा में सद्भावना को परिभाषित किया गया है। दोस्तों धारा 52 के बाद आती है धारा 52A संश्रय की परिभाषा। दोस्तों आईपीसी की इस धारा 52A में संश्रय की परिभाषा को दर्शाया गया है। दोस्तों इसमें बताया गया है किसी भी अपराधी को यदि कोई व्यक्ति आश्रय देता है या भोजन पानी या इसके अलावा कोई भी सहायता करता है तो ये गलत माना जाएगा। इसी का वर्णन आईपीसी की धारा 52A में किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं धारा 53 दंड के प्रकार की। तो दोस्तों आईपीसी की धारा 53 में दंड के प्रकार की बात की गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दंड 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मृत्यु दंड, जिसमें गंभीर से गंभीर मामले में ही मृत्यु दंड का प्रावधान है। नंबर 2 आजीवन कारावास, जिसमें पूरा जीवन जेल में ही गुजरता है। इसके बाद आता है नंबर 3 कारावास। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कारावास 2 प्रकार के होते हैं, साधारण कारावास और सश्रम कारावास। साधारण कारावास इसमें सज़ा के साथ साथ मेहनत नहीं करनी पड़ती है और सश्रम कारावास में इसमें सज़ा के साथ साथ मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 4 पर आता है संपत्ति का समापरण, इसमें संपत्ति के समापरण की बात की गई है। नंबर 5 जुर्माना या अर्थदंड, इसमें जुर्माने या अर्थदंड के बारे में बताया गया है। धारा 54 मृत्यु दंड का लघुकरण। आईपीसी की इस धारा में मौत की सज़ा के लघुकरण की बात की गई है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति की मौत की सज़ा को कम कर सकते हैं या माफ़ भी कर सकते हैं। तो इसमें इसी के बारे में बताया गया है। तो इसके बाद आती है दोस्तों धारा 63 जुर्माने की रकम। दोस्तों आईपीसी धारा 63 में जुर्माने की रकम के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जुर्माना किस पर लगाया जाता है, आमतौर पर इंसानों पर। तो दोस्तों यहाँ देखना ये होता है कि वे व्यक्ति जिस पर जुर्माना लगाया जा रहा है वह गरीब है या अमीर। इन्हीं व्यक्तियों के जुर्माने की रकम का सही निर्धारण इस धारा में बताया गया है। तो दोस्तों हमारे चैनल सिड लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।